आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की राजनीति विज्ञान का चैप्टर 4 जो है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे देश में लिंग के आधार पर समाज कैसे बटा हुआ है, हमारे समाज में औरतों को किस प्रकार का काम दिया गया है, कैसे हमारे समाज में धीरे धीरे औरतों की स्थिति मजबूत हुई है, आज के समाज में औरतों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या महिलाएं अपने अधिकारों को पा सकी हैं या नहीं। देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले है निजी और सार्वजनिक विभाजन। अगर हमें ये समझना है निजी और सार्वजनिक विभाजन के आधार पर हम ये समझते हैं कि जो लैंगिक असमानता है, ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है कि लैंगिक असमानता हम कह किसे रहे हैं, तो ये अलग अलग श्रेणी में हुआ सामाजिक विभाजन है जो कि पूरे देश के समाज में देखा जा सकता है, या कहें तो हम पूरी दुनिया में ही इस लैंगिक विभाजन को देखते हैं। भले ही ये कहा जाता है ना कि ये प्रकृति द्वारा किया गया है और इसे बदला नहीं जा सकता, पर ये जो लैंगिक असमानता है इसका आधार स्त्री पुरुष की शारीरिक बनावट नहीं है, बल्कि समाज में प्रचलित जो स्त्री की छवि है और जो पुरानी कट्टर सोच है उस पर ये लैंगिक विभाजन निर्भर करता है। फिर इसमें है कि हमारे समाज में ना बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को आपस में ये समझा दिया जाता है, फ़र्क समझा दिया जाता है कि घर का काम काज जो है और बच्चों की देखभाल करना ये सब स्त्रियों का काम है। जो ये श्रम का लैंगिक विभाजन यानी कि स्त्री और पुरुष के होने पर काम का बांटना है, उसमें औरतों को घर के चार दीवारी के अंदर का काम करवाया जाता है, जिसमें खाना बनाना है, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चे पालना, ये सब आता है। जबकि जो पुरुष है वो घर के बाहर का काम करते हैं। हम ये सब अपने घरों में भी देख सकते हैं, जहाँ लड़कों से बाहरी काम और लड़कियों से घर में रहकर ही घर के कामों में मदद ली जाती, या आपने भी अपने घर में देखा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि पुरुष घर के कामकाज नहीं कर सकते हैं, पर ये उनकी या समाज की सोच है कि घर के काम केवल स्त्री की ही जिम्मेदारी है। पर जब इसी काम को बाहर करने के लिए पुरुष को अगर पैसे मिल रहे हैं तो वह इन कामों को करते हुए हमें दिखाई देते हैं। चाहे हम होटल के रसोइये को देखें, कपड़े सिलने वाले दर्जी को देखें, तो आपने देखा होगा ये सारे काम बाहर पुरुष ही कर रहे होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो स्त्रियां हैं वो घर के बाहर काम करती ही नहीं हैं। जैसे जिन जगहों पर पानी की कमी है उन क्षेत्रों में महिलाएं ही पानी भरकर दूर से लेकर आती हैं, या फिर अगर जलावन की लकड़ियाँ इकट्ठा करने की बात हो तब भी हम महिलाओं को ही देखते हैं, लकड़ियाँ वही लेकर आ रही होती हैं। या फिर अगर खेतों की बात करते हैं कि खेतों में काम करने वाले में भी हमें महिलाएं ही काम करती हुई नज़र आती हैं। और अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर भी कोई गरीब स्त्री अगर है तो वो किसी दूसरे के परिवार में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन आदि धोने का काम कर रही होती है। अगर मध्यम वर्गीय जो स्त्रियां होती हैं उनकी हम बात करें तो वो भी ऑफिस में जाती हैं, कंपनी में जाती हैं, फैक्ट्री में जाती हैं, मॉल में जाती हैं काम करने के लिए। तो ऐसे हमें हर जगह जो महिलाएं हैं वो काम करती हुई नज़र आती हैं, चाहे वो घर की बात हो, घर से बाहर की बात हो। और अधिकतर जो महिलाएं जो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर रही हैं, इस तरह के काम नहीं करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि घर में अतिरिक्त आय के लिए कुछ ना कुछ सिलाई बुनाई करना, कढ़ाई करना, अचार बनाना, पापड़ बनाना या कोई भी काम करके अपने परिवार की मदद कर ही रही होती हैं। इन सब के अलावा वे घर के काम भी करती हैं। एक स्त्री जो होती है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का बिना थके काम करती ही रहती है, और इतना करने पर भी उन्हें कभी भी इस बात का श्रेय दिया ही नहीं जाता, उनके काम की कद्र नहीं की जाती है। जो भले ही मनुष्य जाति की आधी आबादी का हिस्सा महिलाएं हैं, पर समाज में हुए इस तरह के जो श्रम का लैंगिक विभाजन है, इसकी वजह से अधिकतर समाज में सार्वजनिक स्तरों पर, विशेषकर अगर हम राजनीति की बात करें तो वहाँ पर उनकी भूमिका, महिलाओं की भूमिका ना के बराबर है। पहले समय में क्या होता था कि जो सिर्फ पुरुष होते थे उन्हें ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने का अधिकार होता था। पहले सिर्फ उन्हीं को वोट देने का भी अधिकार था, और इवन किसी पद के लिए अगर चुनाव लड़ने का अधिकार था तो वो भी केवल पुरुषों को ही था।
खासकर जो यूरोपीय देश हैं और जैसे अमेरिका है, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से बहुत दिखाई भी दी हैं। जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाएं देश के आज़ाद होने से पहले ही सार्वजनिक स्तरों पर भागीदारी कर रही होती थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, सरोजनी नायडू हैं, रमा देवी हैं या फिर सावित्री बाई फुले हैं। ये सब ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी करी थी, और वो भी आज़ादी से पहले की बात यहाँ पर हो रही है। निजी और सार्वजनिक विभाजन में ही इसमें है क्या कि अगर हम इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड को में महिलाओं को एक वोट का अधिकार लेने के लिए ना कई आंदोलन चलाने पड़े थे। उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, इस बात पर जो सार्वजनिक सभाएं होती थी वहाँ पे वाद विवाद ज़रूर होता था, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता था। वहाँ जुलूस निकाले जाते थे, लोगों पर हमले होते थे, पर इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। ऐसे ही पूरे यूरोप और अमेरिका में भी यही हाल था जैसा इंग्लैंड का हाल था। धीरे धीरे महिलाओं का बराबरी देने और मानने के विषय जो थे वो राजनीति में उठाए जाने लगे। औरतों ने अपने लिए संगठन बनाए और विरोध प्रदर्शन शुरू किए। महिलाओं ने अलग अलग मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में बराबरी के लिए, अपने लिए स्थान पाने के लिए, अपने वोट के अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। वे स्वयं को राजनीति और वैधानिक दर्जे यानी कि अपने पिता की संपत्ति में, अपने पति की संपत्ति में या फिर अपने पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिले, ये भी मांग उठाने लगी थी। उनको अब अपने अधिकारों के बारे में पता चला था और इस तरह से वो अपने लिए आवाज़ उठा रही थी। साथ में मतलब अब स्त्रियां जो थी वो अपने लिए पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही थी। वो रोज़गार के लिए भी संघर्ष करने लगी थी पहले के समय में, और कई जगहों पर तो आज भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता है उनके, क्योंकि उनके लिए यही सोचा जाता है कि अल्टीमेटली इन्हें घर में रहकर ही, चार दीवारी में रहकर ही काम करना पड़ेगा, तो क्यों उन्हें पढ़ाया लिखा जाए। पर जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी, आंदोलन करने लगी, तो इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाने लगा। नारीवादी आंदोलन का मतलब होता है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले जो महिला या पुरुष होते हैं उन्हीं को नारीवादी कहा जाता है। जब लैंगिक विभाजन को जब राजनीति के तौर पर अभिव्यक्ति मिलने से जो सार्वजनिक जीवन में जो औरत की भूमिका थी उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। आज हम बहुत से पेशों में औरतों को देखते हैं। कई ऐसे भी पेशे हैं जहां महिला काम करती हुई देखी जाती हैं, जबकि पहले इन जो प्रोफेशन थे उसमें समझा जाता था कि ये औरतों के लिए बना ही नहीं है। जैसे डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर, मैनेजर, जज, ये सभी प्रोफेशन औरतों द्वारा किया जाएगा ये कभी पहले सोचा ही नहीं था। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जो मतलब यहाँ पर इन देशों में पब्लिकली जो महिलाओं की भागीदारी है उसका स्तर काफ़ी ऊंचा है, और हमारे देश में भी आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। पर आज भी कई मामलों में स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। खासकर अगर हम पिछड़े इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पर ये स्थिति आप काफ़ी स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर पुरुष ही घर का मुखिया होता है, वही परिवार चलाता है, सारे परिवार के निर्णय भी वही लेता है। यही नहीं बल्कि अपने घर की जो महिलाएं होती हैं उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसका पहनावा कैसा होगा, शिक्षा कैसी होगी, खान पान कैसा होगा, ये सारे निर्णय भी पुरुष ही लेता है। महिला होने के कई नुकसान हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए मतलब अगर एक महिला है तो उसके साथ कई जगह पर आप देख सकते हैं कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका दमन किया जाता है। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा जो महिला साक्षरता दर है वो बहुत ही नीचे है। जहाँ अगर हम पुरुषों की बात करें, पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो 76% है, जबकि अगर महिला साक्षरता की बात करी जाए तो वो केवल 54% ही है। ऐसे ही एक सीमित संख्या में लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि माता पिता को लगता है कि लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उसकी लिए कोई शादी के लिए अच्छा लड़का ही नहीं मिल पाएगा। आज भी अगर हम स्कूल छोड़ने वालों में बात करें तो लड़कियों की संख्या ही बहुत ज़्यादा है।
भले ही जब हम स्कूल के जो परीक्षा परिणाम आते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया, पर फिर भी जो माता पिता हैं वो लड़कों पर अपना पैसा खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर रोज़गार की बात करें तो यहाँ पर भी जो हाई सैलरी या फिर हायर पोस्ट होती हैं वहाँ पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। अधिकतर जो हायर पेड सैलरीज वाली जॉब्स हैं तो उसमें आपको पुरुष ही दिखाई देंगे नौकरी करते हुए। कई कामों में महिलाओं से पुरुष के समान ही काम लिया जाता है, पर उन्हें अगर वेतन देने की बात करें तो वो पुरुष के समान नहीं होती है। इसके लिए सरकार द्वारा समान काम के लिए समान वेतन कानून भी लागू किया गया, पर ये इतना सफल भी नहीं रहा। काम में हर जगह महिलाओं को पुरुषों से कम ही वेतन मिलता है, चाहे हम खेलकूद की बात करें या फिर फिल्मों की बात कर लें या फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को देखें या फिर इवन जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाली जो महिला होती है उसके ही हम बात करें, तो वहाँ पर भी एक पुरुष अगर काम कर रहा होता है तो उसे समान वेतन नहीं में दिया जाता है महिलाओं को। आपने लिंगानुपात के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पुत्र मोह के कारण न जाने कितनी ही लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि पुत्र कुल का वारिस होता है, पुत्र पिंडदान करता है तो स्वर्ग मिलता है, और भी न जाने कितनी मानसिकताओं से लोग भरे हुए होते हैं। और इस वजह से जो लिंगानुपात है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, जो कि अगर हम आज बात करें प्रति हज़ार लड़कों के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो केवल 919 रह गया है। और देश में कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर ये 850 है या फिर 800 से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसके अलावा समाज में हम महिलाओं के उत्पीड़न, उनसे मारपीट जैसी घटनाएं आम होती हुई देखते भी हैं और सुनते भी हैं। शहरी क्षेत्रों में भी जो महिलाएं हैं वो कहीं तरह से सुरक्षित नहीं है। कई बार उन्हें भी घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है, लोग उनसे मारपीट करते हैं, और भी कई तरह की घटनाएं आपने सुनी होंगी और न्यूज़ में भी सुनी होंगी, प्लस आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ी होंगी। अगर हम अपने आसपास इस तरह की घटनाएं देखते हैं ना, तो हमें उन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, और सभी समाज में, मतलब हम केवल अपने भारतीय समाज की बात ना करें बल्कि विदेशों में भी ऐसा ही होता रहा है, और वहाँ पर भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो या फिर हम कहें कि जो अगर महिलाओं की भलाई के या फिर उनकी सलामती के जो मुद्दे होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता है। इसलिए कई नारीवादी आंदोलन चलाए गए और उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ भी उठाई। उन्हें ये समझ में आया कि जब महिलाएं, मतलब जब महिलाओं ने खुद अपने लिए आवाज़ उठाई, तब उन्हें समझ में आया कि महिलाएं सत्ता में जब तक नहीं आएंगी, उनके पास सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक उनके मुद्दों पर भी कोई ध्यान नहीं देगा। इसका सॉल्यूशन भी उन्होंने निकाला कि अगर जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में भागीदारी करें, जनता द्वारा चुनी जाएं, तो भारत की राजनीति में और औरतों की जो संख्या है वो काफ़ी कम रही है। इसमें अगर 2014 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो इसमें महिला जो सांसद की संख्या थी वो 12% थी, और 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ये संख्या जो थी वो 14% रही। और जबकि ये 2014 और 19 की बात है, इससे ये हाईएस्ट परसेंटेज है, जबकि हमेशा इससे नीचे ही रहा है। और अगर हम राज्यों की विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ तो और भी कम है, सिर्फ 5% और या फिर उससे भी बहुत कम। फिर महिला प्रतिनिधित्व के मामले में जो हमारा देश है वो दुनिया भर के देशों में काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। इस पिक्चर से ये बात स्पष्ट भी हो जाती है, जहाँ औसत विश्व का औसत 24% है, वहाँ अगर हम भारत की बात करते हैं तो वो 11.8% ही है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। हमारे देश में अगर कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच भी जाती है ना, तो वहाँ पर भी उसके मंत्रिमंडल में जितने भी होंगे, उसके जितने भी मंत्री होंगे वो सब पुरुष ही होंगे, तो चलती भी उन्हीं की है। तो इस समस्या को तभी सुलझाया जा सकता है जब कानून बनाकर निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं का एक फिक्स नंबर तय कर दिया जाए कि इतनी तय सीटों पर महिला प्रतिनिधि ही होंगी, जैसा कि पंचायती राज में किया गया है।
वहाँ पर पंचायती राज में क्या है कि जो 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, और इस वजह से 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं चुनाव जीती हैं। लेकिन वास्तव में ये चुनाव वो केवल नाम के लिए जीतती हैं, लेकिन काम किसी और के द्वारा ही किया जाता है। मतलब एक पुरुष उनके पीछे होता है और वो पुरुष ही सारे काम कर रहा होता है, वो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। फिर महिला संगठन और जो महिला कार्यकर्ताओं ने लोकसभा और राज्यसभाओं में भी 1/3 महिला के लिए, मतलब 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की है। और इस तरह का एक विधेयक, एक बिल जो था वो 10 साल से ज़्यादा अवधि से लटका पड़ा है, क्योंकि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस विधेयक पर, इस बिल पर एकमत नहीं हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि महिलाओं के लिए जो लोकसभा हैं और विधानसभा हैं वहाँ पर आरक्षण होना चाहिए, आनी चाहिए महिलाएं संसद में, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो बिल है वो 10 वर्षों से भी, जो महिला आरक्षण बिल है वो 10 वर्षों से भी अधिक से वहीं लटका हुआ है, जहाँ पर था वो वहीं पर है अभी भी बना हुआ। ये माना जाता है कि समाज में पिछड़े लोगों का भला तभी होता है जब समाज में हो रखा विभाजन राजनीतिक मुद्दा बन जाए, लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी भी जस की तस ही बनी हुई है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।